हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। ओके बेटा, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के लेक्चर 6 की, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा अबाउट द ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं। इससे जो प्रीवियस लेक्चर था बेटा, उसमें हम लोगों ने बात की थी एसी जनरेटर की, कि हमारा एसी जनरेटर किस तरीके से वर्क करता है, क्या प्रिंसिपल है, एसी और डीसी में क्या चेंजेस आते हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उनके बीच में सिमिलरिटी क्या है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी प्रीवियस लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर की। तो व्हाट इज ट्रांसफार्मर, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि ये ट्रांसफार्मर क्या है। अच्छा, वैसे बेसिकली ट्रांसफार्मर से आप थोड़ा सा एक फ्रेंडली लैंग्वेज, एक वर्ड होता है ट्रांसफार्मर, जो कि नॉर्मली हम लोग कहते हैं। अब नॉर्मली इंडिया में तो ये प्रॉब्लम तो आती ही आती है कि एट अ टाइम क्या होता है कि लाइट चली जाती है तो लोग कहते हैं भाई ट्रांसफार्मर उड़ गया। मतलब क्या होता है, ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है बेटा, जो कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसके अमाउंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करती है। अब ट्रांसफार्मर तक लाइट कहाँ से आती है, जो हमारे सेंटर्स होते हैं, ठीक है, जो सिटी सेंटर्स होते हैं, यानी कि जो एक पावर स्टेशन होता है सिटी का, वहां से लाइट आती है ट्रांसफार्मर तक, और ट्रांसफार्मर उसको, ठीक है, डिक्रीज करके हम तक पहुंचाता है सही से, डिक्रीज या इंक्रीज करके जैसे भी वो पहुंचा है। तो वो अलग अलग ट्रांसफार्मर अलग अलग जगह यूज होते हैं। अब मुद्दा ये आता है कि ट्रांसफार्मर उड़ गया, यानी कि ट्रांसफार्मर जब खराब हो जाता है, एक्सेस अमाउंट ऑफ करंट उसके पास आती है तो वो खराब हो जाता है, और फिर वो हम तक सप्लाई नहीं पहुंचाता है, ठीक है। तो दैट्स वाई उस पूरे रीजन, उस पूरे एरिया में लोग क्या होते हैं, लाइट रहती नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉब्लम आ जाती है, तो ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है। तो ट्रांसफार्मर बेसिकली एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि जो हमारा ईएमएफ होता है उसके मैग्नीट्यूड को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करती है, यानी कि करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करती है, ये होती है ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो ये ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस होती है। तो आइए देखते हैं क्या है ट्रांसफार्मर। अ ट्रांसफार्मर इज अ डिवाइस by which the magnitude of an alternating EMF can be increased or decreased, यानी कि यहाँ पर alternating यानी कि alternate current की amount को, magnitude को increase या decrease किया जाता है with the help of transformer. The transformer does not affect the frequency of the alternating voltage. अब देखिए क्या कह रहा है कि ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी पर चेंजेस नहीं डालता, ट्रांसफार्मर फ्रीक्वेंसी पर चेंज नहीं डालेगा, ये केवल अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करने का काम करेगा। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी पर चेंज नहीं डाल रहा है, अमाउंट ऑफ करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने का काम कर रहा है, तो इसका मतलब ये डायरेक्टली एक रिलेशन लगाओ एसी जनरेटर के अकॉर्डिंग कि ये क्वाइलिंग पर डिपेंड कर रहा है। कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जहां पर अलग अलग तरीके से क्वाइलिंग हो रही है, ठीक है। अगर करंट को इंक्रीज करना है तो क्वाइलिंग मैक्स हो रही है, यानी कि मैक्सिमम क्वाइलिंग हो रही है। करंट को डिक्रीज करना है यानी कि मिनिमम क्वाइलिंग हो रही है। तो इस तरीके की ऐसी कुछ डिवाइस का एजम्पशन हम कर सकते हैं। अभी आगे समझेंगे कि क्या बनता है, कैसे बनता है। द फ्रीक्वेंसी रिमेन द अनचेंज्ड। अब इसका प्रिंसिपल क्या है बेटा, इसका भी प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है। तो थोड़ा सा समझिएगा इसका प्रिंसिपल क्या होता है। क्या कह रहा है, a transformer work on the principle of electromagnetic induction and make use of two coil। इसमें दो कॉइल का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। having different number of turn, हो सकता है कि पहली कॉइल में नंबर ज्यादा हो, दूसरी कॉइल में कम हो, या पहली कॉइल में कम हो तो दूसरी कॉइल में ज्यादा हो। तो जो पहली कॉइल होती है, द टू कॉइल्स, द फर्स्ट कॉइल इज कंसीडर्ड एज द प्राइमरी कॉइल and the second one is called the secondary coil। अब ये जो प्राइमरी कॉइल होती है ये क्या होती है, और सेकेंडरी कॉइल होती है ये क्या होती है। देखिएगा, ये जो प्राइमरी कॉइल होती है इस तक करंट डायरेक्टली आता है, और सेकेंडरी कॉइल से ये करंट को भेजता है, ठीक है। तो कह रहा है द गिवन alternating EMF of which magnitude is to be changed is applied across the primary coil, and the appliance in which output is to be obtained is connected to across the सेकेंडरी कॉइल। आप समझ रहे हैं कि यहां तक जो करंट आता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है, वो प्राइमरी कॉइल के पॉइंट पर आता है, और जो निकल के किसी इलेक्ट्रिकल एप्लियंस तक जाता है वो सेकेंडरी कॉइल पे जाता है, ठीक है। कहां पे जाता है बेटा, सेकेंडरी कॉइल पे जाता है। देखिएगा, ये जाता है सेकेंडरी कॉइल पर, ठीक है, और ये होता है प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल पहले होती है और सेकेंडरी कॉइल होती है। अब इन्हीं प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल पर हम क्या करते हैं, क्वाइलिंग, इन्हीं कॉइल पर जैसे हमारे जो नंबर ऑफ टर्न्स बनते हैं
उन नंबर ऑफ टर्न्स के अकॉर्डिंग हम इनको दो तरीके से ट्रांसफार्मर को डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मान लो प्राइमरी पे ज्यादा है या प्राइमरी पे कम है तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो करंट का अमाउंट होता है, ईएमएफ जो होता है, वो इंक्रीज या डिक्रीज करता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, अ ट्रांसफार्मर कैन नॉट बी यूज्ड विद द डायरेक्ट करंट। ट्रांसफार्मर डायरेक्ट करंट के साथ यूज नहीं होता, बिकॉज, अब ऐसा क्यों होता है तो थोड़ा समझिएगा, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट, अगर प्राइमरी कॉइल में करंट कांस्टेंट होगा तो सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट जनरेट नहीं होगा। तो वही कह रहा है, इफ बिकॉज इफ द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट, ठीक है, एट डीसी, देन देयर विल बी नो चेंज इन द नंबर ऑफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन लिंक्ड विद द सेकेंडरी कॉइल। तो सेकेंडरी कॉइल में कोई भी करंट इंड्यूस ही नहीं होगा, एक तरीके से काम ही नहीं होगा, हेंस नो ईएमएफ विल बी इंड्यूस इन द सेकेंडरी कॉइल। तो अगर प्राइमरी कॉइल में काम नहीं होगा तो सेकेंडरी कॉइल में भी कोई काम नहीं होगा। दैट्स व्हाई हम लोग क्या करते हैं कि यहां पर डायरेक्ट करंट से ट्रांसफार्मर को नहीं अटैच करते हैं, कनेक्ट करते ही नहीं है डायरेक्ट से, क्योंकि डायरेक्ट में क्या होता है, करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो प्राइमरी को अगर कांस्टेंट मिलेगा तो सेकेंडरी में जनरेट ही नहीं होगा ना बेटा। तो हमें सेकेंडरी में अगर करंट जनरेट करना है जिसकी सप्लाई हमारे घरों तक आ रही है, तो हमें प्राइमरी में अल्टरनेट करंट डालना पड़ेगा, जिससे बार बार उसका फ्लक्स चेंज होता रहे और सेकेंडरी में भी करंट इंड्यूस हो जाए और वहां से वो करंट हमारे घरों तक आता है, ठीक है। अब इसका कंस्ट्रक्शन, बेसिकली इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट यूज होती हैं। अब बट आपके पास जो नॉर्मल प्लेट के बारे में अगर हम बात करें तो एक होती है यू शेप्ड प्लेट, ये देखिए यू शेप कॉइल आपको दिखाई दे रही होगी, और दूसरी होती है टी शेप, और ये आपको टी शेप में दिखाई दे रही होगी। बेसिकली ऐसा नहीं है कि केवल यही दोनों यूज करते हैं, आप कहीं कहीं ई शेप भी पाएंगे, कहीं कहीं आपको ई शेप भी मिलता है, यानी कि कुछ इस तरीके का प्लेट भी मिलता है। ऑब्वियसली कई सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइस में आपने इस तरीके की प्लेट्स वगैरह देखी होगी, ठीक है। तो कई प्लेट इंट्रो मतलब इस तरीके की प्लेट होती है, केवल यू शेप प्लेट होती हैं और वो एक दूसरे से कुछ इस तरीके से कनेक्टेड होती हैं, ठीक है। तो बहुत तरीके की डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेट्स मिलती हैं, बट बेसिकली आपकी बुक में जो गिवन है, सेलिना की ये बुक है, तो सेलिना की बुक के अकॉर्डिंग, इसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने आपको केवल दो ही प्लेट के बारे में बताया, दैट इज यू शेप्ड एंड द टी शेप्ड, ठीक है। आगे देखते हैं, अब इसके फंक्शन को और चीजों को थोड़ा सा और देखते हैं क्या कह रहा है। यहां पर क्या कह रहा है देखिएगा, वन आर्म ऑफ द कोर, ठीक है, वन आर्म ऑफ द कोर, द प्राइमरी क्वाइल पी, प्राइमरी क्वाइल पी मान लिया, ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज बुन, इसके ऊपर इंसुलेटेड कॉपर वायर चारों तरफ घुमा दिया गया। दिस क्वाइल इज कनेक्टेड विद द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ, अल्टरनेट करंट से इसको कनेक्ट किया गया, जो कि मेन पावर सप्लाई मतलब एक तरीके से सिटी सेंटर से आता है। ऑन द अदर आर्म ऑफ द कोर, सेकेंडरी क्वाइल एस ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर is wound, the induced alternating EMF is obtained across the terminal of the coil। अब यहां पर क्या कह रहा है कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस होगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ टर्न, ये NS है, इसको मुझे स्मॉल लिखना है, ये कैपिटल हो गया बेटा, ध्यान रखिएगा, ये NS है, यानी कि नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इन द, ठीक है, इन सेकेंडरी कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन NP, बेसिकली ये NP है, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉइल। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल इज कंसीडर्ड एज NP एंड द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल इज कंसीडर्ड एज NS, which is NS, ये स्मॉल s हम यहाँ लिखते हैं, एंड NP is called the turn ratio, ठीक है, is called the turns ratio। तो यानी कि टर्न्स रेशियो n, अब आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा जो टर्न्स रेशियो n है वो किसके इक्वल है बेटा, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल NS अपॉन नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल, ये NS हो गया और ये बाई NP हो गया, ठीक है बेटा। ये इस पे डिपेंड करता है यहाँ पे, यानी कि इनके जो टर्न्स आते हैं वो इनका रेशियो इस तरीके से निकालते हैं, यानी कि प्राइमरी कॉइल में जितने टर्न्स ले रहे हो और सेकेंडरी कॉइल में जितने टर्न्स ले रहे हो, इनका एक रेशियो आएगा, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम ये गेट कर सकते हैं कि कितना करंट इंड्यूस हो रहा है, कितना डिक्रीज करेगा, कितना इंक्रीज करेगा, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेते हैं।
वर्किंग, या फिर अगर करंट को एक पर्टिकुलर अमाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट तक डिक्रीज करना है या इंक्रीज करना है तो इनका रेशियो क्या लें, तो ये सारी चीजें इसमें कैलकुलेट होती हैं। अब देखिए यहाँ पर वर्किंग दिया है, अब एक ट्रांसफार्मर के लिए वर्किंग में क्या लिख रहा है, फॉर ए ट्रांसफार्मर EMF across the secondary coil basically ES अपॉन EMF across the primary coil, इनका जो EMF आएगा वही इनके टर्न्स के रेशियो के भी इक्वल होगा। तो वही कह रहा है द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी कॉइल एंड द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी कॉइल। EMF, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या कह रहा है, EMF of the secondary coil by the EMF of the primary coil, the ratio of the EMF of the secondary and the primary which is equal to the number of turn which is number of turn of the secondary and the primary coil। ठीक है, तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा बेटा। अब देखिए इसी में आगे कह रहा है कि भाई ये जो है वो इसके इक्वल हो गया, तो यहां पर हमको दिखाई दे रहा है कि ES by EP is equal to NS by NP which is also equal to the turns ratio। भाई अगर ये टर्न्स रेशियो है तो इनका जो EMF जनरेट हो रहा है वो भी एक रेशियो नंबर ऑफ टर्न्स के रेशियो के इक्वल होगा। ओके, तो यहां से अगर हम ये कर लेते हैं कि ES by EP is also considered as टर्न रेशियो N, तो EP को इस साइड भेज के हम ES इज इक्वल टू क्या निकाल सकते हैं, EP इंटू टर्न रेशियो N। अब देखो इसको थोड़ा सा समझना, ये क्या कह रहा है, EMF produced in the secondary coil is equal to the EMF of the primary coil into number of turns। ठीक है, यानी कि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो रेशियो आएगा वो रेशियो में अगर प्राइमरी को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको सेकेंडरी कॉइल में जो EMF इंड्यूस हो रहा है वो हमको मिल जाएगा। बेटा अब बस इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, ये क्या है बेटा ध्यान दीजिएगा, यहां पर क्या कह रहा है समझिएगा कि EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द, ध्यान दीजिएगा, EMF ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज इक्वल टू द EMF ऑफ द प्राइमरी कॉइल इनटू द टर्न रेशियो। अब मैं थोड़ा सा इसको डिटेल और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, फिर यहां से आप स्टेप अप और स्टेप डाउन को भी समझेंगे कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। तो लेट एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है, कि हमारा जो प्राइमरी कॉइल का, ठीक है, हमारा जो प्राइमरी कॉइल का टर्न है वो 10 है, कितना है बेटा 10 है, और सेकेंडरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल का कितना है बेटा, मान लो 5 है, एक छोटा सा नंबर हम ले रहे हैं। ठीक है, तो अब हमसे कह रहा है कि सेकेंडरी कॉइल में, अब ध्यान देना कि जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें कितना EMF आएगा, तो पहले हमको इनका रेशियो निकालना होगा। रेशियो क्या निकालेंगे, NS by NP which is equal to 5 by 10 which is equal to 1 by 2। ठीक है, अगर मान लीजिए EP आपको गिवन है, मान लीजिए EP कोई वैल्यू गिवन है, मान लीजिए X गिवन है EMF, तो ES कितना आएगा, देन ES इज इक्वल टू EP इंटू रेशियो 1 by 2, सो विच इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, विच इज इक्वल टू X और इंटू बाई 2, यानी कि X by 2 जस्ट हाफ हो गया, याद रखो। अब देखो नंबर ऑफ कॉइल के अकॉर्डिंग, यानी कि जितना EMF प्राइमरी कॉइल में था उतना उसका हाफ EMF सेकेंडरी कॉइल में गया, यानी कि ये EMF को डिक्रीज कर रहा है, तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। ये क्या हो गया, स्टेप डाउन। तो ये क्या कर रहा है, EMF को डिक्रीज कर रहा है। अब याद रखना, अगर EMF को डिक्रीज करना है तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स कम होने चाहिए प्राइमरी कॉइल के अकॉर्डिंग। नंबर ऑफ कॉइल सेकेंडरी कॉइल में कम होने चाहिए इन द नंबर ऑफ प्राइमरी कॉइल। तो इसमें टर्न्स कम होंगे, इसमें टर्न्स ज्यादा है, तो ये स्टेप डाउन। लेकिन अगर इसमें टर्न्स कम हो जाए और इसमें ज्यादा हो जाए तो ये क्या हो जाएगा बेटा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। यहीं से तुम्हारा क्लियर हो गया कि स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी वापस से इस पॉइंट पर आके इसको आगे समझते हैं। Thus the magnitude of EMF induced in the secondary coil depend on the following two factors. The ratio of the number of turn in the secondary coil to the number of the turn in the primary coil, इनके रेशियो पे डिपेंड करेगा, and the magnitude of EMF applied on the primary coil, primary coil पर क्या EMF आ रहा है। आगे कह रहा है for an ideal transformer, अगर एक ट्रांसफार्मर कोई आइडियल ट्रांसफार्मर है,
when there is no energy loss the output power will be equal to the input power, but ऐसा होता नहीं है, चेंज तो होता ही है. then power in the secondary coil is equal to the power in the primary coil, तो EMF into I secondary coil which is equal to the primary coil. तो इसका मतलब IP, अब समझिएगा यहाँ क्या हो जाएगा IP बाई, अब इसको कन्वर्ट करोगे तो I को इस साइड लाओगे, then it is IP by IS is equal to ES by EP which is also equal to the टर्न रेशियो, यानी कि टर्न रेशियो का एक नंबर हमारे पास IP by IS भी मिलता है. अब आता है ट्रांसफार्मर के टाइप. ट्रांसफार्मर के कितने टाइप होते हैं बेटा? बेसिकली दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है, क्या कह रहा है? द ट्रांसफार्मर यूज्ड टू चेंज ए लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू ए हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी के करंट को बना मतलब और क्या करना, इंक्रीज करना. ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है. तो अगर स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो इसमें सेकेंडरी क्वाइलिंग ज्यादा होती है, प्राइमरी क्वाइलिंग कम होती है. इज कॉल्ड द स्टेप अप ट्रांसफार्मर. अब क्या कह रहा है? द EMF ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल इज मोर देन EMF ऑफ द प्राइमरी क्वाइल. ऑब्वियस सी बात है, अगर स्टेप अप है तो सेकेंडरी क्वाइल का EMF ज्यादा होगा, प्राइमरी का कम होगा, तभी तो स्टेप अप हुआ. कह रहा है in a step up transformer the number of turns in the secondary coil is more than the number of turns in the primary coil. ये आपको पता ही चलेगा, ऊपर भी अभी आपने एक एग्जांपल देखा. तो इसका मतलब इनका टर्न रेशियो जो आता है वो 1 से ज्यादा आता है. द टर्न रेशियो इज ग्रेटर देन 1 as shown in the figure since current in the primary coil is more than the secondary coil. लेकिन करंट जो है क्या कर रहा है? since current in the primary coil is more than the secondary coil और IP, लेकिन फिर भी करंट जो होता है प्राइमरी क्वाइल में वो ज्यादा होता है सेकेंडरी क्वाइल से. सो द वायर इन द प्राइमरी क्वाइल इज थिकर देन द सेकेंडरी क्वाइल. सो अब देखिए क्या कह रहा है, प्राइमरी क्वाइल का जो वायर होता है वो सेकेंडरी क्वाइल से ज्यादा थिक होता है. अब देखिएगा ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर देखिएगा यहाँ पर, ये बेसिकली सेकेंडरी पोर्शन का है, ये सेकेंडरी क्वाइल का पोर्शन है. इसमें देखिए नंबर ऑफ क्वाइल कितने ज्यादा है, लेकिन जो प्राइमरी का पोर्शन है उसमें देखिए नंबर ऑफ क्वाइल कितने कम है. ठीक है, तो प्राइमरी में आपको नंबर ऑफ क्वाइल कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जो वायर है वो काफी थिक है. लेकिन सेकेंडरी में नंबर ऑफ वायर्स यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स वायर के जो है वो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इनको ओवरऑल वोल्टेज इंक्रीज करना होता है. तो इसका एक सिंपल फिगर ये बनता है, ये एक सिंपल फिगर होता है इसका. ठीक है बेटा, तो आपको स्टेप डाउन स्टेप अप ट्रांसफार्मर के फिगर दिमाग में रखने होंगे कि किस तरीके से ये काम करता है और कैसे आप इसको समझा सकते हैं. ठीक है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर है. ठीक है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की बात कर लेते हैं. जस्ट इसका अपोजिट होता है स्टेप डाउन. तो ऊपर अभी मैंने कैलकुलेशन की, वो स्टेप डाउन की कैलकुलेशन है. समझिएगा क्या कर रहा है. स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, द ट्रांसफार्मर यूज्ड टू चेंज ए हाई अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू ए लो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी, यानी कि हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करना. ठीक है, इज कॉल्ड ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर. ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होगा. तो इसका मतलब यहां पर जो EMF ऑफ द प्राइमरी क्वाइल होगा वो सेकेंडरी क्वाइल से ज्यादा होगा. द EMF ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल इज लेस देन द प्राइमरी क्वाइल, बट प्राइमरी क्वाइल का EMF इससे ज्यादा होगा, यानी कि दोनों को उल्टा करके बोल सकते हैं आप. इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर द नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी क्वाइल लेस देन द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी क्वाइल. ठीक है, आगे कह रहा है लेस देन द नंबर ऑफ टर्न इन द प्राइमरी क्वाइल. अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जो नंबर ऑफ टर्न इन द सेकेंडरी क्वाइल है वो प्राइमरी क्वाइल से कम होते हैं. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी जो ओवरऑल वोल्टेज होता है उसको डिक्रीज करना होता है. लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि इनका जो रेशियो आता है टर्न रेशियो वो हमेशा 1 से छोटा आएगा. जैसा कि ऊपर आ रहा था टर्न रेशियो 1/2, तो यहाँ पर 1 से छोटा आएगा. अब फिगर में हम लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पर जो करंट होगी कहीं ना कहीं वो सेकेंडरी क्वाइल में क्या हो जाएगी, सेकेंडरी क्वाइल में ज्यादा हो जाएगी और प्राइमरी क्वाइल में कम हो जाएगी. सिंस करंट इन द सेकेंडरी क्वाइल इज मोर देन द प्राइमरी क्वाइल, यानी कि IS इज ग्रेटर देन IP, सो द वायर इन द सेकेंडरी क्वाइल इज थिकर देन द प्राइमरी क्वाइल. क्योंकि सेकेंडरी क्वाइल का वायर, अब सीधे सीधे समझो, जिसमें क्वाइलिंग कम होगी उसका वायर मोटा करना है और उसमें करंट ज्यादा होगी. सीधे सीधे समझो. ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा आपका फिगर, ये आपका बन जाता है फिगर. ठीक है बेटा, समझ में आया. नेक्स्ट आगे देखते हैं, यूजेस ऑफ द स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात करते हैं. स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज क्या है?
तो पहला क्या करा, इट इज ट्रांसमिशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन फॉर पावर जनरेटिंग स्टेशन टू स्टेप डाउन द वोल्टेज। तो स्टेप अप क्या क्या कर रहा है, इन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर एट द पावर जनरेटिंग स्टेशन टू स्टेप अप द वोल्टेज। तो नॉर्मली हम लोग इसका यूज, अगर हम लोग हाउस होल्ड सर्किट की बात करेंगे तो उसमें हम लोगों ने देखा था ना कि एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज होता है और एक स्टेप डाउन। टेलीविजन में यूज होता है, ये सब इनबिल्ट ट्रांसफार्मर होते हैं। विद एन वायरलेस सेट होता है, ठीक है, विद द एक्सरे ट्यूब टू प्रोवाइड द हाई एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, एक्सरे ट्यूब्स वगैरह में होता है। यूजेज ऑफ द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन का विद द इलेक्ट्रिक बेल, नाइट इलेक्ट्रिक बेल, मोबाइल फोन्स, कंप्यूटर्स एटसेट्रा, इसमें स्टेप डाउन होता है क्योंकि हमको इतना वोल्टेज नहीं चाहिए होता है। एट द पावर सब स्टेशन टू स्टेप डाउन द वोल्टेज बिफोर इट डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कंज्यूमर, ठीक है, यानी कि एक मेन जो सिटी सेंटर होता है वहां पे भी होता है, बाकी हर जगह लगा ही होता है। अब इनके बीच के कुछ डिस्टिंक्शन की बात करेंगे बेटा। क्या रहा है, डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्टेप अप एंड द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्या क्या डिस्टिंक्शन होते हैं समझते हैं। पहला पॉइंट, इट इंक्रीजेस द एसी, स्टेप अप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हैं, स्टेप अप इंक्रीजेस द एसी वोल्टेज एंड डिक्रीज द करंट। तो स्टेप अप वोल्टेज को इंक्रीज करता है और करंट को डिक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन स्टेप डाउन वोल्टेज को डिक्रीज करता है और करंट को इंक्रीज कर देता है। दूसरा, स्टेप अप ट्रांसफार्मर में द टर्न रेशियो इज मस्ट बी ग्रेटर देन 1, यानी कि इसमें जो ग्रेटर देन अगर 1 आ गया तो सेकेंडरी क्वाइल में प्राइमरी क्वाइल से ज्यादा टर्न्स होते हैं, ठीक है, लेकिन स्टेप डाउन में जो रेशियो आता है टर्न रेशियो वो 1 से कम आता है, यानी कि प्राइमरी क्वाइल में टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी में कम होते हैं। ओके। थर्ड पॉइंट, द वायर ऑफ द प्राइमरी क्वाइल इज थिकर देन दैट ऑफ द सेकेंडरी क्वाइल। अब इसमें जो प्राइमरी क्वाइल का वायर होता है वो थिकर होता है क्योंकि रोटेशन इसमें कम होता है, यानी कि सर्किल्स यानी कि नंबर ऑफ क्वाइल्स प्राइमरी में कम होते हैं, दैट्स व्हाई इनका वायर क्या होता है, मोटा होता है, इसी वजह से करंट इसमें ज्यादा होता है। लेकिन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में जो सेकेंडरी क्वाइल होती है वो ज्यादा थिकर होता है, ठीक है, उसका वायर ज्यादा थिकर होता है, क्यों, क्योंकि उसमें भी नंबर ऑफ क्वाइल कम हो जाता है। इसका यूज कहां करते हैं, एट अ पावर जनरेटिंग। अब समझिएगा, अगर मैं बात करूं स्टेप अप की यूज की, क्या कर रहा है, एट अ पावर जनरेटिंग स्टेशन विद एक्सरे ट्यूब, टेलीविजन एटसेट्रा। लेकिन स्टेप डाउन का पावर सब स्टेशन, अब देखिए यहाँ पावर जनरेटिंग में यूज होता है और यहाँ पावर सब स्टेशन में यूज होता है, क्योंकि पावर जनरेटिंग से ही पावर सब स्टेशन तक करंट आता है, ठीक है, तो इसको स्टेप अप बनना पड़ता है, फिर यहाँ आता है, फिर ये स्टेप डाउन बनता है। विद द नाइट इलेक्ट्रिक बल्ब्स, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिक बेल्स एटसेट्रा, तो इन सारी चीजों में हम इसका यूज करते हैं, ठीक है बेटा। तो फिलहाल इसमें इतना ही है और कुछ भी नहीं है। तो फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोगों ने बात की बेटा ट्रांसफार्मर्स की। तो ट्रांसफार्मर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका बेसिक एप्लीकेशन क्या होता है, कंस्ट्रक्शन क्या होता है, किस तरीके से काम करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज का लेक्चर बेटा यहीं खत्म होता है। और साथ ही साथ एक चीज और, इसके साथ ही साथ यहाँ पर ये पूरा का पूरा चैप्टर भी एंड हो जाता है। अब इस चैप्टर में ट्रांसफार्मर के अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जब मिलेंगे तो हम लोग मिलेंगे एक न्यू चैप्टर के साथ, ठीक है, दैट इज कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, ओके बेटा, बाय बाय।